हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय। और कौन कौन प्रेजेंट है भाई? गुड मॉर्निंग राहुल। आज बच्चों स्टैंडिंग में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्शन एट द जंक्शन ऑफ द वेव, सुपरपोजिशन पढ़ा दिया था। ये भी सुपरपोजिशन ही होता है, ठीक है, वेव का सुपरपोजिशन से ही बनती है। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे भी काम आएगा। और वो जो साउंड वेव में बच्चों ऑर्गन पाइप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पूरा का पूरा बच्चों टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑफ नहीं है भाई। कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे साथ काम करने वालों की कोई छुट्टी नहीं होती। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। जिनको छुट्टी सेलिब्रेट करनी है करने देते हैं। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। सो स्टैंडिंग वेव होती क्या है बच्चों ना? टू वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टू वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन on a string, on a string. Two wave traveling in opposite direction on a string having same amplitude, having same amplitude and frequency, and same frequency can produce stationary wave. ठीक है भाई। सो दो वेव जो कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं एक रस्सी पे, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों, दे कैन प्रोड्यूस दी स्टेशनरी वेव। ठीक है, वो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं। कोई ना यार, देखो मैं सही बात बताऊं, देखो मेरा ऐसा नहीं है कि छुट्टी करने का मेरा मन नहीं होता, पर मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। छुट्टी सबको अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है, क्यों मैं यहाँ पर नींद में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, सबको अच्छी लगती है छुट्टी। मेरे को भी जाके घर पर सो सकता था, लेकिन बैठा हुआ हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को भाई। छुट्टी करना मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, राइट नाउ नहीं कर सकते। मेरा पूरा मन है कि जनवरी से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हम बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, मतलब ना इसमें मैं किसी तरीके का पॉज नहीं चाहता। देखो जिस दिन तुम रुकोगे ना, शायद तुम उस दिन को उतना रियलाइज ना कर पाओ, लेकिन जो तुम लूज कर, जैसे तुमने एक दिन छुट्टी रख ली, शायद तुम उतना एंजॉय ना कर पाओ छुट्टी को, लेकिन जो तुम लूज कर दोगे ना उस एक दिन में, वो बहुत ज्यादा होगा, बड़ा लॉस होगा। तो छुट्टी में अफोर्ड कर ही नहीं सकता बच्चों ना अभी। आज अगर मैं आज ये पढ़ा दूंगा ना, तो मुझे पता है कि मैं तुम्हें कल की क्लास में होमवर्क डिस्कस करवा पाऊंगा, परसों मैं साउंड वेव स्टार्ट करूंगा, इसकी एक पैरेलल क्लास लगा के इसका डिस्कशन करवा पाऊंगा। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग जो है ना, क्योंकि अभी हम 11th भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा 12th बचा हुआ है। और सोचो हमारे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हम बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं।
हम बहुत सही चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। मतलब मेरा ये मेरे मेरे ख्याल से मेरा ये सबसे फास्ट ड्रॉपर बैच है अब तक का, और जो बिल्कुल एकदम राइट टाइम पे खत्म होगा। सिलेबस का लॉस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जितना जल्दी खत्म होगा ना बच्चों, उतना जल्दी मैं तुम्हें रिवीजन करवाना स्टार्ट करवा पाऊंगा। इस बार मैंने मैंने दो चीजें की हैं। पहले मैं क्या करता था बच्चों, मैं सब कुछ एक ही साथ पढ़ा के चलता था, तो मैंने देखा कि बच्चा जो है ना, बच्चे का छूट गया तो छूट ही गया। इस बार मैंने कहा है कि भाई पहली बार में बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसको अच्छा खासा मतलब एक लेवल उसका इंक्रीज कर दो। सपोज करो हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है, दिस इज द लेवल जो हमें चाहिए जेई एडवांस के लिए। तो पता है मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट राउंड में जो हमारा शीट का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसमें इतने इलस्ट्रेशंस कराओ कि बच्चे का लेवल यहाँ तक आ जाए। अभी ये वाला लेवल छोड़ दो, ये छोड़ दो, और ये लेवल जेई मेन से मैच कर जाता है, ठीक है। जेई मेन का तो मैच हो गया ऑलरेडी। ये बचा हुआ गैप, अगर मैं इसको साथ में ही लेके चलूंगा ना, तो मैंने देखा है कि ये यहाँ तक, यहीं तक ही पहुंच पाता है और नीचे ही रह जाता है, ठीक है। और उसकी एक इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, सिलेबस हमारा इधर उधर हो जाता है, फिर बच्चा जो है ना अलग टेंशन में आ जाता है। तो इस बार की स्ट्रेटजी मेरी बहुत अलग है, और ये ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। इसलिए मैंने ज्यादा ज्यादा डिस्कशन में भी उतना ही रखा है कि जितना तुम कर पाओ एज अ ड्रॉपर, और बचा कुचा बाद के लिए छोड़ दिया है। Two wave traveling in the opposite direction on a string having same amplitude and the same frequency can produce the stationary wave। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक वेव है बच्चों y1, और वो है बच्चों a sin ओमेगा टी माइनस का kx के बराबर, ठीक है। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरी वेव है बच्चों, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी है, सेम रस्सी पे चल रही है, तो के भी सेम होगा। के होता है ओमेगा बाई वी के बराबर, ओमेगा सेम है, सेम रस्सी है तो वी सेम होगा, तो ओमेगा बाई वी के भी सेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वेव बच्चों मान लो हमने ले ली ये वाली, दूसरी वेव किधर चल रही है बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सी वाली है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये दोनों वेव एक ही रस्सी पे बना दी, तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, तुम्हें पता है कि सुपरपोजिशन से आएगा पार्टिकल का रिजल्टेंट, जो ऑक्सीलेशन हो रहे होंगे हर एक पार्टिकल के। देखो ये दो वेव एक ही जगह पे होंगी बच्चों, एक ही मीडियम में दो वेव होंगी, तो उनका सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू जो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना बच्चों, a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू साइन, सॉरी प्लस का a साइन ओमेगा टी प्लस का a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना, ये बन गया y। यहां तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं, दो वेव मैंने बना ली। ये बच्चों मैंने एक एग्जांपल लेके चला हूँ, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा यही वेव होंगी, नहीं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो ये दो वेव है, इनकी इक्वेशन बड़ी शानदार से दिख रही है, ठीक है। तो जो रस्सी पे जो रिजल्टेंट वेव आएगी ना बच्चों, क्या मैं यहाँ पे ए कॉमन लेके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो 2a साइन सी प्लस का डी डिवाइडेड बाई 2, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा ओमेगा टी के बराबर इंटू कॉस दिस माइनस का दिस डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों के एक्स के बराबर। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी ना बच्चों, वो आएगी 2a cos के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी के बराबर। ये रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई बच्चों। किसी भी एक्स में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। और x इक्वल टू एक्स नॉट, मान लो मैंने एक पार्टिकल फिक्स कर दिया, मैंने कहा कि ये वाला पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू एक्स नॉट। इसका y कैसे चेंज हो रहा होगा बच्चों, अब पार्टिकल तो तुमने फिक्स कर दिया, ये तो हो गया ये, पार्टिकल बच्चों क्या कर रहा होगा ऐसे। तो बच्चों टाइम के साथ ये वाली चीज चेंज हो रही होगी, ये वाली चीज तो फिक्स रहेगी। अरे ये वाली चीज थोड़ी चेंज होगी टाइम के साथ। अगर तुमने एक पार्टिकल पकड़ लिया कि मैं तो इस पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं, तो देखो बच्चों तुम ये देख रहे हो, वो पार्टिकल जो है उसके लिए एक्स की वैल्यू फिक्स कर दोगे, एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो बच्चों पार्टिकल देखो, ये साइन ओमेगा टी टाइप का फंक्शन तो कब आता था बच्चों, एसएचएम का इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट जो है ना परफॉर्म करेगा क्या, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक
मोशन, उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, लेकिन विद एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो होगा, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2a cos kx नॉट। तो यहां पे बच्चों हर एक x के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा। तो फॉर एनी x, मतलब ये तो मैंने x नॉट के लिए बोला, एम्पलीट्यूड जो होगा ना बच्चों, एम्पलीट्यूड वो बच्चों हमारे पास बेसिकली आ जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2a cos kx के बराबर आ जाएगा। तो सारे पार्टिकल एसएचएम करेंगे, लेकिन उनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। पार्टिकल क्या कर रहे होंगे बच्चों, इसमें एसएचएम कर रहे होंगे, लेकिन उनके पार्टिकल, उनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे। एम्पलीट्यूड पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बाद बाकी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी। तुमने अगर एक पार्टिकल पकड़ लिया कि इस वाले पार्टिकल का, तो बस साइन वाला फंक्शन टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, 2a cos kx नॉट तक, नीचे कितना जाएगा, 2a cos kx नॉट तक। तो मैं ये बात समझ में आई बच्चों कि वो जो पहली वाली जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है बच्चों, दैट टर्म इज फिक्स फॉर एनी पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल के लिए वो चीज क्या हो गई बच्चों, फिक्स हो गई। कोई भी अगर तुमने एक पार्टिकल फिक्स कर दिया ना, किस वाले पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं, तो उसके लिए वो चीज ब्रैकेट वाली चीज होगी फिक्स, और साइन के साथ बच्चों वाई जो चेंज होता रहेगा। तो मतलब ये तो एक तरीके से बच्चों साइनसॉइडली वेरी करती रहेगी। बस मुझे ये पता है कि ये x इक्वल टू x नॉट वाला पार्टिकल जो कहां तक जाएगा, 2a cos kx नॉट तक जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जो एम्पलीट्यूड है ना बच्चों, उसका उसको प्लॉट कर देता हूँ एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों के, एक एम्पलीट्यूड को प्लॉट किया। सपोज ना इसका जो एम्पलीट्यूड वाला कर्व है ना वो बनाया। एम्पलीट्यूड वाला जो कर्व आएगा ना बच्चों, 2a cos kx आया ना, तो देखो जहां पे kx जो है 90 डिग्री हो जाएगा ना, वहां पे 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 है बच्चों, और ये 2 है, ठीक है। ये बच्चों एम्पलीट्यूड का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या हो रहा होगा, ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा, ऐसे यहां तक जाएगा और ऐसे लौट के आएगा। ये वाला पार्टिकल बच्चों पता है सिर्फ इतना ऊपर तक जाएगा और इतना नीचे तक जाएगा। ये वाला पार्टिकल सिर्फ बच्चों इतना ऊपर तक जाएगा, इतना नीचे तक जाएगा, क्योंकि भाई एम्पलीट्यूड जो है ना बच्चों, एम्पलीट्यूड वो मॉड के अंदर 2a cos kx है। तो हर एक x के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग आएगी बच्चों। मतलब उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बच्चों एम्पलीट्यूड होता है, और हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं 2a cos kx, ठीक है। ये अलग हो गई, ये sin ओमेगा टी। हमें बताया ना टाइम के साथ तो सिर्फ ये चीज चेंज होगी। ये टाइम के साथ कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से +1 तक। तो ये वैल्यू y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, y की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक वेरी करेगी, प्लस का 2a cos kx से माइनस का 2a cos kx तक। अरे यही तो मतलब हुआ बच्चों कि y की वैल्यू इस रेंज में वेरी करती रहेगी। तो x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए बच्चों 2a cos kx की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे यहाँ पे kx π/2 हो जाएगा तो वहां पे 0 आएगा। तो ये वाला पार्टिकल तो बच्चों ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है। फिर जैसे ये वाला पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, ये वाला बच्चों यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, समझ रहे हो। ये वाला पार्टिकल बस इतनी जगह में ऑक्सीलेट करेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, मतलब ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करेगा, ये ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा। ये वाला ऑक्सीलेट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे लूप बन जाएंगे बच्चों ना। इस पे क्या बन जाएंगे, लूप। और ये वाला ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन कर रहा होगा, ये कम होता जाएगा एम्पलीट्यूड, यहाँ 0 हो जाएगा। ये फिर देखो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ वाला पार्टिकल पता है कैसे मोशन कर रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ वाला कैसे कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये वाला ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहा है।
तो ये वाली बात समझ में आई बच्चों तुम लोगों को? पहले तो ये ऑक्सीलेशन कैसे कैसे हो रहे होंगे, इन सब के एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। ये येलो वाली लाइन ना एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कहां तक जाएगा, ठीक है। येलो वाली लाइन एम्पलीट्यूड को, अलग अलग पार्टिकल के लिए बच्चों एम्पलीट्यूड अलग अलग आ रहा है, इसलिए बच्चों इस तरीके का लूप दिखाई देगा। ये वाला पॉइंट ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा। तुम्हें ये बात समझ में आई? एम्पलीट्यूड क्यों है बच्चों ये चीज? क्योंकि हर एक एक्स के लिए बच्चों ये वाला फंक्शन तो -1 से 1 तक चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, लेकिन ये चीज फिक्स होगी किसी भी एक्स के लिए। हमने कहा कि इस एक्स वाले पार्टिकल पे जाके मैंने 2a cos की एक्स की वैल्यू पता कर ली, मान लो 4 के बराबर आई, तो बच्चों पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना वो -4 से +4 तक वेरी करता रहेगा टाइम के साथ। पार्टिकल एसएचएम करता रहेगा इस एम्पलीट्यूड के। यहां तक बच्चों कोई परेशानी किसी को? तो स्टैंडिंग वेव बच्चों इस तरीके से बनती है। ये पॉइंट होंगे बच्चों जिनका ऑक्सीलेशन ही नहीं हो रहा होगा, इन पॉइंट्स का। ये पॉइंट होगा जिसका ऑक्सीलेशन सबसे ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों ये वाली बात? यहां तक समझ में आया? तो y लेस देन से पहले, एक मिनट ना, यस। अच्छा, मैंने मॉड लगा के माइनस लगाया है, मतलब इसकी वैल्यू प्लस या माइनस आ रही हो ना, पहले इसको प्लस कर लेना फिर माइनस लगाना, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस कर ही लेना है क्योंकि कॉस की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए ना बच्चों। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हें? तो ये ऐसे, जैसे तुम्हें पता है बच्चों एसएचएम में, मतलब वेव में, वेव, अच्छा तुम्हें याद है जो हम नॉर्मल वेव बनाते थे ना, नॉर्मल वाली वेव जैसे ये बनाते हैं, तो तुमने वहां पे देखा होगा कि हर एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड तक ऑक्सीलेट कर रहा होता था, हर एक पार्टिकल। जैसे ये वाला पार्टिकल है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करता था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करता था, ये यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करता था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीलेट करता था। लेकिन यहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पार्टिकल सारे के सारे सेम एम्पलीट्यूड के ऑक्सीलेशन नहीं कर रहे होते। कुछ पार्टिकल बच्चों ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहे होते, कुछ सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन कर रहे होते हैं। तो ये स्टैंडिंग वेव बच्चों थोड़ी सी डिफरेंट तो होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया बच्चों, वो इक्वेशन ने मेरे को दिया है ये सब कुछ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मैंने दो वेव, क्योंकि इन्होंने स्टैंडिंग वेव की जो कंडीशन थी वो ये बोला कि दो वेव एक ही रस्सी पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होंगी तो वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकती है। तो मैंने दो सिंपल वेव ले ली जिनकी इक्वेशन सिंपल हो, मतलब ना मैंने फाई वगैरह भी नहीं कंसिडर किया। मैंने कहा इन दोनों वेव को देखते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। तो इन दोनों का जब हमने रिजल्टेंट देखा तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो इक्वेशन है ना, वाई कोऑर्डिनेट दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पार्टिकल और किस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और पार्टिकल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अगर मान लो मैं एक पार्टिकल को पकड़ लिया, मैंने कहा कि इस वाले पार्टिकल का मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहा है, तो हमने देखा कि उस वाले पार्टिकल के लिए ये वाली जो चीज है ना ये फिक्स हो गई। तो पार्टिकल का ये टाइम के साथ ये वाला फंक्शन चेंज होता रहेगा, -1 से +1 तक चेंज होता रहेगा, मतलब y की वैल्यू माइनस ऑफ दिस से प्लस ऑफ दिस तक जाती रहेगी। तो ये वैल्यू तो हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी, मतलब हर एक पार्टिकल जो है यहाँ पे अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऑक्सीलेशन कर रहा होगा। तो मुझे ये बताओ इसका क्या मतलब होता है इस चीज का? इसका मतलब यही होता है ना कि साइन तो अपनी वैल्यू -1 से +1 तक चेंज करता रहता है। तो y जो है बच्चों -a से +a तक जाता था, पता है ना, -a से +a तक एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में घूमता रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रस्सी का ये वाली जो चीज है ना, ये जो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होता था, ये चीज अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग आ रही है। कुछ पार्टिकल्स के लिए तो ये 0 आ रहा है, कुछ के लिए 2a के बराबर आ रहा है, बाद बाकी के लिए 2a से 0 के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीलिटी नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका एम्पलीट्यूड 2a के बराबर होगा, बाद बाकी पार्टिकल 2a से 0 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। क्या ये बात अब आप लोगों के दिमाग में आई? स्टैंडिंग वेव बच्चों बहुत काम की चीज है। अब समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे हर तरीके का पार्टिकल होगा जो ऑक्सीलेट भी नहीं कर रहा होगा, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डबल एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो इनके बीच में ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को बच्चों में लिखवा देता हूं तुम्हें, ठीक है। सो अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टैंडिंग वेव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टैंडिंग वेव का रिवीजन करना हो ना बस इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्टैंडिंग वेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्टैंडिंग वेव, क्या पॉइंट है बच्चों? पहला पॉइंट, there are some point on the string which have zero amplitude. There are some points on a string
which have zero एम्पलीट्यूड, इनका ऑक्सीलेशन ही नहीं होता, ठीक है। दे आर स्टेशनरी, दीज पॉइंट्स आर स्टेशनरी एंड कॉल्ड द नोड्स, कॉल्ड द नोड्स, इनको बच्चों नोड बोला जाता है, ठीक है। देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग व्हिच हैव जीरो एम्पलीट्यूड, दीज पॉइंट्स आर स्टेशनरी एंड कॉल्ड द नोड्स, इनको नोड्स बोला जाता है। अच्छा, अपने पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं तो मॉड के अंदर 2a cos kx है। आपको पता है बच्चों ये जीरो कहां पे होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जीरो जीरो कब कब होगा, जब cos kx जीरो हो, मतलब kx क्या होना चाहिए बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के बराबर हो, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, है ना, यही हो। k की वैल्यू पता है बच्चों तुम्हें क्या होती है, k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, x की वैल्यू बच्चों 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई टू के बराबर होना चाहिए। तो नो पोजीशन ऑफ नोड्स जो आएंगी ना बच्चों, पोजीशन ऑफ नोड्स, जैसे हमारे इस वाले केस में, इस वाले वेव के केस में नोड की जो पोजीशन आएगी ना, इनकी वैल्यू जीरो रख दो बच्चों, तो x इक्वल टू लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, एक मिनट ना, ये होता है बच्चों, नहीं 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, तो ये 4 आएगा यहाँ पे ना, सो लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो नोड बच्चों हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे ये हमें पता लग गया। समझ गए बच्चों, यहां तक समझ में आया? नोड हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, हमें एक आइडिया लग गया इस वाली वेव के लिए। हमने यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की, अब जो पॉइंट नोड है बच्चों, तो वो तो अपनी जगह पे ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू सच पॉइंट, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू सच पॉइंट्स, ठीक है। नोड से बच्चों एनर्जी का नेट ट्रांसफर नहीं होता। आप बोलोगे सर फिर भाई यहाँ पे दो वेव आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। नोड ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें लेफ्ट से राइट में जाने वाली एनर्जी बराबर होती है राइट से लेफ्ट जाने वाली एनर्जी के, तो मतलब नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता नोड से। आप ये नहीं कह सकते कि नेट एनर्जी लेफ्ट में गई या राइट में गई। नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नेट एनर्जी का ट्रांसफर जीरो होता है, मतलब जितनी लेफ्ट की तरफ जा रही होती है उतनी राइट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, द टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग, द टोटल एनर्जी of a string, the total energy of the string between two successive nodes, between two successive nodes will remain constant, will remain constant. That's why these waves are called stationary wave, ठीक है ना। इन वेव को बच्चों स्टेशनरी वेव इसलिए बोला जाता है, स्टैंडिंग वेव इसलिए बोला जाता है कि दो नोड के बीच में एनर्जी कांस्टेंट रहती है पूरे टाइम। और उनको क्या बोला जाता था बच्चों, जो हमने पढ़ी थी, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। जो y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx टाइप की इक्वेशन आई थी ना, उनको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इनको बोलते हैं बच्चों स्टैंडिंग वेव, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव nodes, distance between two successive nodes is
लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू होती है बच्चों दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस। ये तो यहां से भी पता लग रहा है, इनका डिफरेंस देखो बच्चों, 7 लैम्डा बाई 4, 9 लैम्डा बाई 4, इन सारे के सारे पॉइंट्स में बच्चों नोड मिल रहे होंगे, तो दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। मैंने ये देखा है कि इन पॉइंट्स को लिखा देने से ना बच्चे को रिवीजन के में काफी हेल्प मिल जाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पांचवा पॉइंट, देयर आर some points on the string, some points on the string which have, अच्छा इधर बच्चों जैसे ये वेव बनाई थी ना, इसे बोलते हैं हम नोड, ये ना ये, इससे भी हम बोलते हैं बच्चों नोड, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों लैम्डा बाई 2 होता है। तो एक लूप जो बन रहा है ना बच्चों, ये लूप, अच्छा तुमने ये पता है कभी, तुमने ये देखी भी होंगी वेव, एक रस्सी को बांध दो बच्चों एक एंड पे, या जिम वगैरह में अगर आपने देखा हो किसी को वो एक रोप से जो एक्सरसाइज करते हैं उसको करते हुए, तो अगर आपने एक रस्सी को दूसरे एंड पे बांध दिया ना और उसके एक एंड को अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो बच्चों उसमें तुम्हें लूप टाइप के बने हुए दिखाई देंगे, इस तरीके के लूप आपको दिखेंगे, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों स्टैंडिंग वेव। आप बोलोगे सर मैं तो उस पर एक वेव बना रहा हूं, बच्चों एक वेव आप बना रहे हो दूसरी दीवार से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो जो आपने बनाई वही वेव दीवार से रिफ्लेक्ट होके आई। अगर मान लो दीवार से रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव सेम एम्पलीट्यूड का रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर, और तो तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती, तो तुमने जो वेव भेजी थी और जो उधर से लौट के आई सेम फ्रीक्वेंसी की होगी, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें स्टैंडिंग वेव देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग व्हिच हैव amplitude 2a, this is the maximum possible amplitude है। These points are called antinodes, these points are called antinodes। ठीक है, तो जैसे हमारा जो एग्जांपल था 2a cos kx, ये था एम्पलीट्यूड, इसका मॉड लगा दो इज इक्वल टू 2a, तो cos kx का मॉड 1 के बराबर आना चाहिए, तो kx बच्चों n पाई के बराबर होगा, मतलब जहां पे -1 भी आ रहा होगा ना उसका मॉड 1 के बराबर ही हो जाता है, k बोले तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। पोजीशन ऑफ एंटीनोड जो आएगी ना बच्चों, पोजीशन ऑफ एंटीनोड, एंटीनोड की जो पोजीशन आएगी ना बच्चों वो आएगी x इक्वल टू 0 लैम्डा बाई 2, लैम्डा n की वैल्यू रखते जाओ, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एंटीनोड क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ एंटीनोड। तो पोजीशन ऑफ एंटीनोड बच्चों ये होगी हमारे पास ना, समझ में आया बच्चों? तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है पोजीशन ऑफ एंटीनोड, देखो यहाँ पे एंटीनोड होगा, यहाँ पे एंटीनोड होगा। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड भी बच्चों लैम्डा बाई 2 के बराबर ही होगा। ठीक है, दो एंटीनोड भी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे ही बन रहे होंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज इक्वल टू, कौन सा नंबर का पॉइंट हो गया, 5 हो गया, छठवां, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स
इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ठीक है, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी बच्चों लैम्डा बाई 2 के बराबर आता है। इनके अलावा जो पार्टिकल होंगे ना बच्चों, द अदर पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन of amplitude मॉड के अंदर 2a cos kx। इस एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन बच्चों सारे के सारे पार्टिकल कर रहे होंगे। तो ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि जैसे ये रस्सी है, अब यहां पे ये वाला जैसे पार्टिकल है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन कर रहा होगा। यहां पे जैसे नोड आ गया, फिर अगला नोड यहां पे आएगा, यहां पे बच्चों एंटी नोड आ गया, यहां पे एंटी नोड है, एंटी नोड आ गया, एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। यहां पे जो वेव होगी ना बच्चों, बेसिकली रस्सी जो है इसके बीच में ऑक्सीलेट कर रही होगी। ठीक है, वो तो मैं बता ही चुका हूं कि ये यहां से यहां तक ऑक्सीलेट करेगा, ये यहां से यहां तक ऑक्सीलेट करेगा, यहां से यहां तक करेगा। ठीक है भाई, ये ऐसे लूप बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का ऑक्सीलेशन बच्चों यहाँ पे हो रहे होंगे। इस तरीके से पार्टिकल सारे के सारे ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। अच्छा देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन आई है ना हमारे पास, y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। इसमें मान लो t की जगह पे तुमने जीरो रखा, मतलब जैसे ही साइन ओमेगा टी जीरो हुआ, y जीरो हो जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द x। अरे सबका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना अगर ये जीरो हो गया तो, ये वाली चीज। ओके बच्चों, जिस टाइम पे साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होगा तो सबका y का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? अरे y कोऑर्डिनेट सबका मैक्सिमम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा ये ध्यान रखना, जिनका ये नेगेटिव आ रहा होगा उनका y नेगेटिव का मैक्सिमम होगा, जिनका ये पॉजिटिव आ रहा होगा इसकी वैल्यू, उनका पॉजिटिव का मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अभी रस्सी बनाई थी ना मैंने कि ये है मैक्सिमम वैल्यू, जो ब्लू वाली लाइन है ना बच्चों, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो जिनके लिए ये वाली जो टर्म है ना बच्चों cos kx, जैसे cos kx जो होता है ना बच्चों 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो जब ये वाली चीज 1 के बराबर होगी ना, तो जो भी यहां तक जो लैम्डा बाई 4 ये पहला नोड जो आ रहा है यहां तक के पार्टिकल्स के लिए cos kx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये 1 के बराबर है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये 1 के बराबर, तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब सारे के सारे पार्टिकल इस वाली ब्लू वाली लाइन पे होंगे, यहाँ पे इस वाली लाइन पे। आगे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 के बराबर है, तो बच्चों सारे के सारे पार्टिकल ना यहाँ होंगे अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही होगी। आगे बच्चों फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे के सारे पार्टिकल बच्चों यहाँ होंगे, इस नोड के बीच के पार्टिकल सारे यहाँ पे होंगे जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई तो मैं, अरे यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका और इसका। मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने कहा कि ये 1 जब हो जाएगा एक टाइम पे,
वन हो जाएगा ना बच्चों, एक टाइम पे मान लो किसी एक टाइम पे ही वन हो गया, जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो बच्चों अलग अलग पार्टिकल के लिए कॉस का फंक्शन तो अलग अलग होगा। तुम्हें पता है कि के एक्स की वैल्यू जब तक पाई बाई 2 से छोटी रहेगी तब तक ये पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे, और ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये वन हो चुका है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है, कुछ के लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कुछ के लिए नेगेटिव आएगी। तो देखो जब रस्सी के सारे अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे ना, तो उस टाइम पे ये अपने सारे नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे। ऐसा नहीं कि रस्सी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नहीं। अगर ये ऊपर वाला होगा तो ये नीचे वाला होगा, और फिर ये ऊपर वाला होगा, फिर ये नीचे वाला होगा। जब ये नीचे वाला होगा ना बच्चों, जब के एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाला होगा। ये सब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे, ये सब अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे, ये सब ऐसे अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होंगे। ये दोनों काम बच्चों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद, कि all particles of the string will be at the mean position simultaneously। all particles, जब ओमेगा टी जीरो होगा ना, तो सबका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। will be at their mean position simultaneously। ठीक है, सारे पार्टिकल बच्चों अपनी मीन पोजीशन पे एक साथ होंगे। ठीक है, all particles will be at their mean position simultaneously। all particles will be their respective extreme position। all particles will be at their respective extreme position simultaneously। ठीक है, सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे आएंगे, सारे पार्टिकल एक साथ अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे। जैसे जैसे t इक्वल टू 0 पे बच्चों रस्सी ऐसी होगी, ठीक है ना, मैं y इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं बच्चों ना। t इक्वल टू 0 पे बच्चों रस्सी कैसी होगी, बिल्कुल सीधी, सारे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर बच्चों थोड़ी देर में पता क्या हो जाएगा, t/4 टाइम पे, तो ये t इक्वल टू 0 पे हो गया, t इक्वल टू t/4 टाइम पीरियड के 1/4 पे, 1/4 पे बच्चों ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये cos का फंक्शन बन जाएगा। सारे पार्टिकल बच्चों ऐसे होंगे, रस्सी की शेप बच्चों ऐसी हो जाएगी। ये सब अपनी अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। फिर बच्चों t/2 पे पता क्या होगा, t/2 पे बच्चों साइन फिर से 0 हो जाएगा, रस्सी सीधी हो जाएगी। व्हाइट कलर की रस्सी बना रहा हूं, ठीक है, मैं व्हाइट कलर वो रस्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? और फिर क्या होगा बच्चों, एट लास्ट क्या होगा, 3t/4 पे 3t/4 पे बच्चों रस्सी ऐसे हो जाएगी। और बीच में क्या होगा, तो बीच में बच्चों जैसे ये तो मैंने जो ये लिखा है t इक्वल टू 3t/4 x y, जैसे बीच में पता क्या होगा, बीच में बच्चों यहाँ पे ऐसा होगा कि ये जो है ना रस्सी सीधी थी, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ना अपनी मीन पोजीशन पे, लेकिन देखो ये तो ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, ये ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट ऑक्सीलेट ही नहीं करेगा, ये सब मीन पोजीशन पे, लेकिन दे ऑल आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इनकी वेलोसिटी बच्चों ऐसे है, ये सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। भाई मीन पोजीशन में तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना, ऑल आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे करके। और ये रुका हुआ है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ये रुका हुआ है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ये रुका हुआ है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है। अब बोलो सर आपको कैसे पता,
भाई ये सारे पॉइंट हमने थोड़ी देर बाद देखा, ये सब अपने अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम में पहुंचेंगे ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे ना, ये एसएचएम ही कर रहे हैं ना, तो ऊपर पहुंचेंगे ना ये सब नीचे की तरफ जा रहे होंगे तभी तो नीचे पहुंच गए, ये सब ऊपर जा रहे होंगे तभी तो ऊपर पहुंच गए। पार्टिकल्स बच्चों ऐसे मोशन कर रहे होंगे, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना तो पार्टिकल की थोड़ी देर बाद अगर तुम देखोगे ना, थोड़ी देर बाद, मतलब जैसे ये तो मैंने T/4 टाइम इंटरवल बाद किए, थोड़ी देर बाद देखोगे ना ये सारे पार्टिकल यहाँ पे होंगे ऐसे ना, ये तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, दिस विल बी मोशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखोगे ना बच्चों, और थोड़ी देर बाद ये थोड़े और ऊपर चले जाएंगे, ये थोड़े और नीचे आ जाएंगे, ये थोड़े और ऐसे, और थोड़ी देर बाद देखोगे ना बच्चों, ये यहाँ पे, ठीक है, और फिर फाइनली ये सारे अपने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचे। तो मतलब ये यहां से यहां तक वाले पार्टिकल सब ऊपर की तरफ चल रहे होंगे, ये सब नीचे की तरफ चल रहे होंगे, ये सब ऊपर की तरफ चल रहे होंगे, दिस विल बी हैपनिंग हियर। तो जो नोड के इधर वाले पार्टिकल है सब ऊपर जा रहे होंगे, नोड के इधर वाले पार्टिकल सब नीचे जाएंगे, सब ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे, ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये नीचे से ऊपर चलना चालू करेंगे, वो ऊपर से नीचे आना चालू करेंगे, और फिर रस्सी बच्चों सीधी हो जाएगी, T/2 है। फिर ये जो इधर वाले ना ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे, फिर ये ऊपर बनेगी और ये वाली नीचे बनेगी रस्सी, ये होती है बच्चों स्टैंडिंग वेव, ऐसे बनती है स्टैंडिंग वेव। यहां तक किसी को कोई परेशानी? ओके, तो अब मैं कुछ पॉइंट्स इसमें भी लिखवा देता हूं। मैंने ये वाला लिखवा दिया ना, और पार्टिकल विल बी एट द मीन पोजीशन एंड रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशन साइमल्टेनियसली। तो यहां पे आता है बच्चों फेज डिफरेंस between phase difference between any two particle of the string phase difference between any two particles of the string will be either 0 और पाई। यहाँ पे बच्चों दो ही तरीके के फेज होते हैं, जैसे उधर तो बच्चों फेज डिफरेंस होता था एक्स पे डिपेंड करता था, टी पे डिपेंड करता था, यहाँ पे बस सिंपल से दो तरीके के फेज होते हैं। देखो बच्चों ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, ये भी अपनी मीन पोजीशन पे, बट दिस इज गोइंग अपवर्ड, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस क्या होगा, π/2 के बराबर। अच्छा, ये वाला पार्टिकल बच्चों अपनी मीन पोजीशन पे गोइंग अपवर्ड, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे गोइंग अपवर्ड, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे गोइंग अपवर्ड। तो बच्चों इन सब ये सारे के सारे सेम फेज में कहलाएंगे यहां से यहां तक वाले। क्यों? आप बोलोगे सर इनके एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है। एम्पलीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है फेज को? फेज को मतलब होता है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं तुम लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि सपोज करो दो लोग हैं, ठीक है। अब एक की दोनों की जिंदगी में मतलब आज का दिन जैसे मान लो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो रखा है, कोई मतलब नहीं है, दोनों को बिल्कुल शांत है, मतलब ना खुश है ना दुखी है, तो दे आर इन दी सेम फेज। अब उनकी खुशी और दुख का पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन आज वो न्यूट्रल है, दोनों सेम फेज में चलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक की जिंदगी में अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है और दूसरे की जिंदगी में भी अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। आज न्यूट्रल है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी अच्छी होने वाली है, अगले दिन इसकी भी अच्छी होने वाली है। तो आप इन्हें बोलोगे कि दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, मतलब ना दोनों के साथ एक जैसा टाइम चल रहा है। अब इसकी जिंदगी अच्छी होने वाली है, मतलब इसको अगले दिन 10 लाख रुपए मिल गए सपोज, और इसको मिले सिर्फ 5 लाख रुपए, लेकिन दोनों की जिंदगी में खुशी आई, पहले ये नॉन न्यूट्रल थे, दोनों की जिंदगी में खुशियां आई, तो बच्चों दोनों को हम सेम फेज में बोलेंगे। अब एक की जिंदगी में 5 लाख का प्रॉफिट होने वाला है कल, और एक की जिंदगी में 5 लाख का घाटा होने वाला है, या 10 लाख का घाटा होने वाला है, तो ये अपोजिट फेज में कहलाएंगे। मान लो आज न्यूट्रल है, लेकिन आगे जाके इनके साथ जो होने वाला है वो गलत होने वाला है, ठीक है, अपोजिट फेज में कहलाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नोड से इधर वाले जो सारे पार्टिकल होंगे ना बच्चों, नोड के इधर वाले, ये सब अपनी अपनी मीन पोजीशन में, दे ऑल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे ऑल आर इन द सेम फेज। ये सारे सब सेम मीन पोजीशन पे, दे ऑल आर मूविंग इन द नीचे वाली डायरेक्शन, और सबका बच्चों मीन पोजीशन है, तो मतलब ये सारे सेम फेज में कहलाएंगे, ये सारे सेम फेज में कहलाएंगे। लेकिन ये और ये सेम फेज में नहीं कहलाएंगे, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज में नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों या तो पार्टिकल्स के बीच में दो ही तरीके के फेज होते हैं, या तो वो सेम फेज में होते हैं या वो आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। ये अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे होंगे तो उस टाइम पे सब अपनी पॉजिटिव पे होंगे, लेकिन ये एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे। तो ये वाली बात समझ में आई?
तो यहाँ पर जो मैंने बोला ना कि फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ईदर जीरो और पाई, दो पार्टिकल के बीच में बच्चों या तो जीरो होगा या पाई होगा। जबकि वेव में बच्चों हमें पता करना पड़ता था वो ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का फाई, तो ओमेगा टी प्लस का के एक्स या माइनस का के एक्स जो होता था उसमें हम वैल्यू पुट करके पता करते थे। यहाँ पे ऐसा लफड़ा नहीं होता। अच्छा, उन वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव और इनको बोलते हैं स्टैंडिंग। दो प्रोग्रेसिव वेव जो एक दूसरे के अपोजिट चल रही होती है वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव की कोई स्पीड नहीं होती बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का नेट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा होता। जो वेव होती थी वो क्या करती थी, वो एनर्जी कैरी करती थी। जिस रेट से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जारी होती थी उसे हम बोलते थे बच्चों क्या, उसी को तो हम वेव की स्पीड बोलते थे। यहाँ पे तो एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था, इसकी स्पीड डिफाइन नहीं होती, ध्यान रखना स्टैंडिंग वेव की। अच्छा, यहां तक हो गया। अब सुनो, बहुत प्यार से पढ़ाता हूं मैं इसको। All the particles between two successive nodes have phase difference equal to zero. All the particles between two successive nodes, all the particles between two successive nodes have phase difference equal to zero. दो आसपास वाले नोड के बीच वाले सारे पार्टिकल बच्चों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नोड, फेज डिफरेंस between any 2 points on the opposite sides of a node, but not beyond the next node, but not beyond the next node is pi। तो बच्चों जैसे इसका और इसका फेज डिफरेंस पाई है, लेकिन ये और ये वाले यहाँ वाले सेम फेज में होंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक है। एक नोड के इधर उधर वाले पार्टिकल बच्चों सेम आउट ऑफ फेज होंगे, लेकिन दो नोड पहुंच गए ना, तो यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंच गए तो इनका सेम फेज हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या समझ में आया तुम्हें? अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं बच्चों ना। तो अब अभी तक हमने एक पर्टिकुलर वेव के लिए बात की थी बच्चों, अब हम थोड़ी जनरलाइज फॉर्म पढ़ेंगे। जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ वेव। बच्चों अब तो इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का थीटा वन। भाई जनरलाइज इक्वेशन तो ये होती है ना वेव की, ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स प्लस का थीटा टू। तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, टू ए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, साइन दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू, तो ये बनेगा बच्चों ओमेगा टी प्लस थीटा वन प्लस का थीटा टू डिवाइड बाई टू इंटू कॉस दिस माइनस, या तो दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है, के एक्स प्लस थीटा टू माइनस का थीटा वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, बन गया हमारे पास। अब इसको मैं बच्चों फाई वन रख दे रहा हूँ, इसको फाई टू रख दे रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू टू ए कॉस के एक्स प्लस का फाई वन इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का फाई टू। ये होती है बच्चों जनरल इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन ये होती है।
अब तुम कहोगे सर ये φ1 और φ2 की वैल्यू कैसे पता करेंगे? ये आपको कंडीशन दे रखी होगी। मान लो किसी ने बोला x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो बच्चों इक्वेशन ये लेके चलना फिर ना, 2a sin kx sin ओमेगा t प्लस का फाई। फिर आप ये इक्वेशन लेके चलना, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये होता है एम्पलीट्यूड। अब कोई कह रहा है x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो नोड तो बच्चों इसमें ही आएगा ना जब साइन का फंक्शन होगा यहाँ पे। तो किसी ने बोला कि x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है, तो फिर ये इक्वेशन लेके चलना 2a cos kx sin ओमेगा t प्लस का फाई। अब आप बोलोगे सर ये हमेशा साइन होगा क्या? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि टाइम क्या दे रखा है, कि ये वाला पार्टिकल इस टाइम पे कहाँ है। ठीक है, तो बस एक तरीके से मोटा मोटी बच्चों ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है कि x इक्वल टू 0 पे नोड दे रखा होगा तो मुझे कौन सी इक्वेशन के साथ प्रोसीड करना है, एंटी नोड दे रखा होगा तो कौन सी वाली इक्वेशन के साथ मुझे प्रोसीड करना है। जैसे एक इक्वेशन मतलब बताता हूं मैं आपको ना कैसे करोगे। अच्छा, यहाँ पर भी बच्चों का तुम्हें जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है। मान लो तुमने फॉर एग्जांपल तुमने ये वाली वेव दे रखी है तुम्हें ना, 2a sin kx सपोज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, आपको ये दे रखा है। आपको ये तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स दे रखा है। अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है ना बच्चों, तो डेल वाई बाई डेल टी होगी वो तो 2a sin kx इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। अगर मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड बोलूं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड के बराबर। ये तो एसएचएम जैसे फंडेंगे ना बच्चों सारे के सारे। अगर कोई बोले कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, तो वो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये बन जाएगा ना बच्चों। ठीक है, तो ये एसएचएम जैसे ही चल रहा है। साइन एक्स क्यों आया? देखो, नोड वाले में साइन एक्स इसलिए आया ना क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए ना, तो साइन का फंक्शन ऐसा होता है। मतलब इसकी वैल्यू आप या तो फिर ऐसा करोगे कि तुम मान लो तुमने जैसे ये वाला फंक्शन लेके चले तुम, ये ना, तो तुम्हें ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये है ना एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू 0 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी यहाँ से। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये 2a cos kx प्लस का पाई बाई 2, तो वो साइन का फंक्शन बन जाएगा ना। आप बोलोगे सर एक माइनस भी आ रहा हो, तो माइनस उधर एडजस्ट कर लेंगे, हमने उधर फाई 2 नहीं लिया है, देखो हमने फाई लिया है, हमने इधर वाला फाई 2 ना लेके हमने यहाँ पे तो फाई लिया है। तो जो जब तुम इसमें जब रखोगे ना बच्चों, वैल्यू पुट करके देखोगे एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये पाई बाई 2 के बराबर आ रहा होगा, तो ये बन जाएगा ना। अब वो माइनस हमने उधर एडजस्ट कर दिया इसके अंदर। एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तुम्हें ना अभी इसमें, आया बच्चों? अब समझ में आया? अब समझ में आया? चलो, वैसे क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों ना। टू प्रोग्रेसिव wave of amplitude 4 mm frequency टेन हर्ट्ज wavelength
2 centimeter produces standing wave on a string such that the two progressive wave of amplitude 4 mm, frequency 10 Hz, and the wavelength 2 centimeter produces a standing wave on a string such that at t equal to 0, x equal to 0 is at 4 mm and x equal to 0 is y equal to minus 4 mm and x equal to 0 is, क्या चाहते हो x equal to 0 को, नोड या एंटी नोड? चलो नोड ले लेते हैं. Then write the equation of standing wave. बता भाई, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है. अच्छा, यस वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं ना. कर भाई, डिस्कस करें इसको. बच्चों जैसे मुझे पता लगा ना कि x इक्वल टू 0 नोड है, मैंने पहले तो इक्वेशन ये चूज की 2a sin kx sin ओमेगा t प्लस का फाई. ये चूज करते ही ना बच्चों एक तरीके से वो एक जो फाई 1 और फाई 2 थे ना, उनमें से एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली इस कंडीशन की वजह से x इक्वल टू 0 नोड है तो ये एम्पलीट्यूड यहाँ का 0 होना चाहिए. इससे वो 0 एक की वैल्यू पता लग गई मेरे को ना.
अच्छा ए कितना दे रखा है बच्चों, 4 mm के बराबर, तो वाई पता कितना आएगा, 8 mm साइन के एक्स। अच्छा के कितना होगा बच्चों, 2 पाई/लैम्डा के बराबर। लैम्डा कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। एक काम करूं बच्चों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो 10 पाई के बराबर हो जाएगा के, साइन 10 पाई इंटू एक्स साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई/10 हर्ट्ज के बराबर दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों 20 पाई के बराबर आ जाएगी। तो वाई कितना आ गया बच्चों हमारे पास, वाई आ गया 8 mm साइन 10 पाई एक्स इंटू साइन 20 पाई टी प्लस का फाइव। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है इन्होंने ना, क्या, एक्स इक्वल टू जीरो वाला जो पार्टिकल है ना, वो टी इक्वल टू जीरो पे है, वाई इक्वल टू -4 पे है। -4, 8 mm एक मिनट ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों ना मैंने, ये गलत लिख दिया। ये वाला पार्टिकल नहीं हो सकता, एक्स इक्वल टू जीरो वाला तो नोड है, तो वाई इक्वल टू -4 पे जा ही नहीं सकता ना, थोड़ा सा। एक्स इक्वल टू जो एंटी नोड वाला पार्टिकल होगा ना, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल है ना बच्चों, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाला, मतलब एंटी नोड। भाई नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है, नोड और नोड के बीच का λ/2, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो λ/4 मतलब 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया है तो उसमें वो हो जाता है ऊपर नीचे ना। एक मिनट बच्चों, एक अर्जेंट कॉल है ना। चेंज किया है ना वो, ये 20 सेंटीमीटर कर दिया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो थी ना, टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एजेड वाई इक्वल टू -4 mm, उसको चेंज कर दिया है।
सारी बातें समझ में आई यहाँ तक? अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो x है ना बच्चों, कौन x की वैल्यू अब क्या रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई बाई 2। 5 सेंटीमीटर मतलब 1/20 मीटर, पाई बाई 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों साइन 5। तो साइन 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2 के बराबर। तो 5 की वैल्यू या तो माइनस का पाई बाई 6 होगी और माइनस का 5 पाई बाई 6 होगी। अब अगेन बाद बाकी चीज तो बच्चों एसएचएम जैसी लग रही है ना। अब एक चीज और देनी पड़ेगी कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 0 is moving upward। तो बच्चों 5 की वैल्यू माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे एसएचएम में करते थे ना, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो ये मीन पोजीशन से अवे जा रहा होगा। जैसे इसमें ये हो गया कि ये x इक्वल टू 0 और ये यहाँ देखा गया कहाँ पे, एम्पलीट्यूड के आधे पे 4 mm पे। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका 8 है तो ये 8 तक जा सकता है। ये x इक्वल टू 5 बना ना, ये यहाँ मिला, तो इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे मूव कर रहा हो या ऐसे मूव कर रहा हो, उससे बच्चों 5 डिसाइड कर लोगे तो ये एसएचएम ही बन जाएगा बच्चों ना बाद में जाके। तो दो इक्वेशन आपको डील ना करनी पड़े बच्चों, इसलिए हम जो है x इक्वल टू 0 जैसी नोड दिया था ना तो हमने साइन ले लिया। x इक्वल टू 0 एंटी नोड दे रखा होता हम cos वाला फंक्शन लेके चलते फिर cos x। आप बोलोगे सर आपने x इक्वल टू 0 को चेंज क्यों किया, क्योंकि x इक्वल टू 0 नोड दे रखा है तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 mm कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहा है ना। क्या स्टैंडिंग वेव का फंडा समझ में आया? स्टैंडिंग वेव में बच्चों वेलोसिटी सेम तरीके से होती है। अब जैसे मान लो इसकी, तुमने कहा कि सर आपने कैसे डिसाइड किया कि यही होगा, तो मैं कहूंगा इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट करके ना कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। t इक्वल टू 0 रखोगे cos फाई पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए, जो एसएचएम में करते थे ना वही चीज आ जाएगी। चलिए भाई, ऑक्सीलेशन ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। ऑक्सीलेशन ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। बच्चों जब एक रस्सी को आप दोनों एंड पे फिक्स कर देते हो ना तो उसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। ठीक है, उसमें क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव बना सकते हो आप, इसको ऑक्सीलेट करवा सकते हो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो यहाँ पे बच्चों प्रॉपर लूप बनेंगे। मान लो इस रस्सी की जो लेंथ है ना बच्चों दैट इज गिवन एज एल। इस रस्सी की लेंथ कितनी है बच्चों, एल के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है ना बच्चों, देखो ये एंड जो है ना यहाँ पे फिक्स है, तो ये नोड का काम करेगा, ये ऑक्सीलेट ही नहीं हो सकता। ये यहाँ पे फिक्स है ना, ये एंड बच्चों फिक्स है तो ये नोड का काम करेगा, ये कभी ऑक्सीलेट कर ही नहीं सकता ये वाला पॉइंट। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनाओ, बताओ बच्चों जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड हो। तो देखो ये दो पॉइंट तो नोड डेफिनेटली होंगे और दो नोड के बीच में एंटी नोड होता है, तो बच्चों ये रस्सी को हम ऐसे ऑक्सीलेट करवा सकते हैं कि बीच में सिर्फ हम एक ही एंटी नोड दें, और ये वाला ये सबसे कम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड वाला स्टैंडिंग वेव होगा इसका। और इस मोड को बोलते हैं बच्चों हम फंडामेंटल मोड। क्या होता है बच्चों फंडामेंटल मोड में, मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड होते हैं। इसमें बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ नोड एंड एंटी नोड, मतलब आप रस्सी को ऐसे ऑक्सीलेट करवा रहे हो, ऐसी स्टैंडिंग में बना रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड आए। तो ये दो तो मस्ट थे, मतलब ना ये तो होने ही होने थे, इनके बीच में एक एंटी नोड होना चाहिए।
ठीक है, तो ये मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी होगी, दो नोड और एक एंटी नोड मिनिमम बनेगा इसमें। आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, एक लूप जो होता है उसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 के बराबर होती है। इस लूप की जो लेंथ है बच्चों, क्या वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगी? अच्छा, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो एफ जो आ जाएगा ना बच्चों, v डिवाइड बाई लैम्डा 2l के बराबर आ जाएगा, मतलब 1/2l रूट के अंदर t डिवाइड बाई म्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर बच्चों इसको x इक्वल टू 0 बोल दिया जाए ना, तो इसकी इक्वेशन पता है कैसी बनेगी? 2a sin के x, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड है, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। आपको सर ओमेगा कहां से पता करूंगा? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा जो है 2 पाई एफ के बराबर हो जाएगा। अब बोलो सर के कैसे पता लगेगा? के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 2l के बराबर हो जाएगा, पाई बाई एल के बराबर हो जाएगा। समझ गए? फंडामेंटल मोड ये स्टैंडिंग वेव होती है। अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी पे इस रस्सी को ऑक्सीलेट करवाया तो ये ऐसा लूप बनेगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं रखोगे ना तो नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी जो नीचे मैंने डिराइव किया ना 1/2l रूट के अंदर टी बाई म्यू, इस फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट करवाने पे आपको ऐसा लूप मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टेंशन चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी टेंशन और एल लेंथ पे दोनों पे डिपेंड करती है। फंडामेंटल मोड के बाद आता है बच्चों, इसे बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट ओवरटोन। बच्चों फर्स्ट ओवरटोन में अगली पॉसिबिलिटी ली जाती है, हमें ये पता है ये तो डेफिनेटली नोड है और ये भी डेफिनेटली नोड है। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? इनके बीच में एक नोड आ जाए। नोड बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए बीचों बीच में ही आएगा। अगली पॉसिबिलिटी बच्चों ये है कि ये लूप ऐसा बन जाए। ठीक है भाई, ये अगली पॉसिबिलिटी होगी। अब इसका लैम्डा डिफरेंट होगा। अब एल इज इक्वल टू लैम्डा होगा बच्चों, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, वी इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना बच्चों, 1/l रूट के अंदर टी वाई म्यू के बराबर आ जाएगी, विच इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। देखो ये फंडामेंटल का डबल आ रहा है, नहीं आ रहा? उसमें फंडामेंटल में नीचे 2 आ रहा था। तो सेकंड ओवरटोन को बच्चों हम, फर्स्ट ओवरटोन को हम सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि nth हार्मोनिक, उसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स दैट ऑफ फंडामेंटल मोड। जितने टाइम्स फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स होती है ना बच्चों, उतने वह हार्मोनिक बोला जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक मिलेगा। पहले फंडामेंटल मोड को क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक।
ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये कितना डिफिकल्ट लगता होगा बच्चों। एफ नॉट और टू एफ नॉट, एफ नॉट पता कर लिया तुमने, टू एफ नॉट पे बच्चों दोबारा इसका स्टैंडिंग वेव बनेगा प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए आपको इस फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑक्सीलेट करवाना पड़ेगा। ओवरटोन बच्चों सारे के सारे एक ऑर्डर में मिलते हैं। अब जैसे फर्स्ट ओवरटोन हो गया, अब बात करेंगे हम सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन में क्या होता है बच्चों के, अगली पॉसिबिलिटी, ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद ओवरटोन बच्चों एक ऑर्डर में आते जाएंगे सारे। तो ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पे एक नोड हो जाएगा, यहाँ पे एक नोड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, 3 लैम्डा/2 बच्चों यहाँ पे एल के बराबर होगा, तो लैम्डा बच्चों 2l/3 के बराबर होगा, और v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना बच्चों सेकंड वाले की, v डिवाइड बाई 2l/3 के बराबर आएगी, मतलब 3/2l रूट के अंदर t/म्यू के बराबर। तो ये जो f2 है ना बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको बच्चों थर्ड हार्मोनिक भी बोला जाता है। अच्छा, जितने लूप होते हैं ना बच्चों, उतने वहां हार्मोनिक बन जाता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे तुम समझ गए बच्चों की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना यहाँ पे, जिन पे ये रस्सी ऑक्सीलेट करेगी, एफ नॉट, 2f नॉट, 3f नॉट, 4f नॉट एंड सो ऑन होंगी। ठीक है, रस्सी जब दोनों एंड पे फिक्स होती है ना, स्ट्रिंग फिक्स्ड है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, रस्सी जब दोनों एंड पे फिक्स होगी ना बच्चों, तो ये बनेगा। रुक जाओ बस, खत्म ही होने वाला है ये। एक वो वाला रह गया है, कौन सा, जिसमें एक एंड फ्री होता है। चलो, अब अगले वाले पे आते हैं, स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। बच्चों रस्सी जब एक एंड पे फ्री होती है ना, तो अभी एंड फ्री है बच्चों इसका, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नोड बनेगा। फ्री एंड पे बच्चों एंटी नोड बनेगा, और मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड का यही केस होगा। तो ये वाला एंड तो बच्चों ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, और ये वाला यहीं पे रहेगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीलेट करेगी रस्सी ना, ये ऐसे, ये वाले ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल में मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड होते हैं। क्या आप यहाँ देख रहे हो कि एल जो है लैम्डा/4 के बराबर होगा, लैम्डा बच्चों 4l के बराबर आ जाएगा, वी इक्वल टू एफ लैम्डा होगा। तो एफ नॉट जो आ जाएगा बच्चों, वी डिवाइडेड बाई 4l के बराबर आ जाएगा, मतलब 1/4l रूट के अंदर t/म्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है,
अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों इसमें, जब फर्स्ट ओवरटोन के बारे में बात करोगे, तो ये तो नोड है, ये एंटी नोड है, बीच में एक नोड और आ जाएगा, मतलब ये वाला तो लूप कंप्लीट होगा यहाँ पे, ये वाला बच्चों इनकम्प्लीट आधा ही रहेगा। ठीक है, 3 लैम्डा/4 अब लेंथ के बराबर होगा, लैम्डा बच्चों 4l/3 के बराबर आ जाएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा, एफ बच्चों 3 रूट के अंदर t/μ/4 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होगी बच्चों, इसमें थर्ड हार्मोनिक मिलेगा, इसमें सेकंड हार्मोनिक मिलता ही नहीं है, इसमें 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी बच्चों। अच्छा आप बोलोगे सर इन फ्रीक्वेंसी के अलावा ऑक्सीलेट कराएंगे तो ऐसे प्रॉपर शेप नहीं मिलेगी जैसे ये इसमें मिल रही है ना, ये नहीं होगा, ऐसे कर रही होगी उल्टा सीधा मोशन करेगी। ठीक है, एग्जैक्टली ये शेप अगर चाहिए आपको तो इस फ्रीक्वेंसी पे आपको इसको ऑक्सीलेट करवाना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज मिलती है ना, अब जैसे और आगे बढ़ लेते हैं, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन बच्चों ऐसे होगा, 5 λ/4 इज इक्वल टू एल, 4l/5, 5 रूट के अंदर t/μ/4l, तो ये 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा, फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा इसमें ना, ऐसे करके बच्चों हार्मोनिक आपको इसमें मिलेंगे। मुझे लगा कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, लिखने के लिए खुद ही लिख डालोगे। देखो ये वाला, कंप्लीट हो गया बच्चों ये टॉपिक जो है ना। अब मैं तुम्हें होमवर्क बता देता हूँ। तो जहां तक मुझे पता है मैंने डिस्कशन ऑलरेडी आपका करवा दिया है, 24 तक हुआ डिस्कशन है हमारा। तो बच्चों कल वाली क्लास में 25 से लेके हम डिस्कस करेंगे 25 से 53 तक। तो 25 से बच्चों 53 तक डिस्कस करेंगे, 25 से 53 मतलब करीब करीब 28 क्वेश्चन हो गए। और मैंने इधर भी दे रखा था आपको होमवर्क पहले सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में 6 या 7 तक दे रखा था ऑलरेडी। तो इसमें तो बच्चों 20 क्वेश्चन ही है,
तो पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कल। कल पूरा डिस्कस कर लें या परसों करें? मतलब कल मैं तुम्हें बताओ क्या कब करना चाहते हो डिस्कस। मतलब कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ। बताओ बच्चों कितना टाइम लगेगा? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 40 के करीब क्वेश्चंस है। तो कल कल हम जो है साउंड वेव स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? साउंड वेव टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, परसों डिस्कशन कर लेते हैं। कल अगर 53 तक करेंगे ना, तो वो 15-16 क्वेश्चंस के लिए फिर दो एक और क्लास लगानी पड़ जाएगी, जो कि एक तरीके से ना एक लॉस होगा हमारा एक दिन का। मतलब ये इतना होमवर्क नहीं है कि दो क्लास लगानी पड़े, एक क्लास का होमवर्क है ये। तो परसों का रेगुलर टाइम पे डिस्कशन रखते हैं, कल साउंड वेव स्टार्ट कर देते हैं। कल की क्लास का लॉस क्यों करें? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि सब्जेक्टिव का डीसीएस एक साथ रख लें, साउंड और एसएचएम का। तो ऐसा करते हैं फिर, कल कल एक काम करते हैं, कल एक्सरसाइज 1 और पहले 10-12 क्वेश्चंस, पहले 12 क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि 6-7 तो पहले ही दे चुका हूं। तो कल ही डिस्कस कर लेते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1 और फर्स्ट 12 क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्टिव। इसके जो सब्जेक्टिव बचेंगे और एसएचएम के जो सब्जेक्टिव बचे हुए हैं उनको हम, नहीं नहीं इतना तो तुम कर लोगे, क्योंकि 28 क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है आज। इसमें से मैं तुम्हें होमवर्क पावर वाला तो पहले ही दे चुका था ना। अगर आज होमवर्क देखा जाए आपका, आज होमवर्क तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 41 से, स्टैंडिंग में तो आज पढ़ाई ना 41 से 53, 12 क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो, अगर तुमने कल कल यार पूरा करके आ जाओ ना। कल पूरा करके आ जाओ ना यार, देखो सोचो ना, 12 क्वेश्चन है बस इधर 41 से 53, और उधर 12 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ही तो है। 2 घंटे बैठोगे ना तो आराम से अटेंड करके आ जाओगे। करके आओ, कल ही करके आओ, कल इसको निपटाएंगे। ठीक है, नहीं लगा रहा साउंड वेव की क्लास, कल ही निपटाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, छोटा ही टॉपिक है, निपटा देते हैं इसको। साउंड वेव जब हम स्टार्ट करें तो फिर बीच में मतलब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो।